तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में देखिए, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो आज का जो वीडियो है ये आप सभी लोग के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से रामबाण साबित होगा। और खास तौर पर ये जो वीडियो है ना, ये कम परसेंटेज वाले बच्चों के लिए है जिनके हाई स्कूल में 60%, 65%, 70%, 75% या फिर 80% मार्क्स आए हैं। उनके लिए यह वीडियो होने वाला है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आप भीड़ से हट जाओगे और आपका सिलेक्शन के चांस जो है ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और देखिए, या तो वीडियो को पूरा देखिएगा या तो शुरुआत से ही आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी आपके किसी भी काम की नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग में जो नई भर्ती आई है, जिसमें 44,228 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। देखिए, आज तारीख है 23 जुलाई, ठीक है ना। 23 जुलाई आज तारीख है दोस्तों। तो अभी भी आपके पास 13 से 14 दिन का समय बचा है। और अभी तक अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है जीडीएस की इस नई भर्ती में, तो आप सभी लोग अब देर मत कीजिए। अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस वीडियो को देखने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर का इशू भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं दोस्तों कि फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका अपनाना है, ठीक है ना। जिस तरह से भीड़ में सभी लोग चल रहे हैं उसी तरह फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। आपके परसेंटेज तो मायने रखते ही हैं, साथ में आपने किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, किस डिवीजन को सिलेक्ट किया है, आपके डिवीजन में कितनी कैटेगरी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो डिवीजन चूज करते समय कैटेगरी वाइज ज्यादा सीट छांटना होगा आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। इस चीज को तो आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो झारखंड का एक डिवीजन पड़ता है दोस्तों, जिसका नाम है संथाल, ठीक है ना। संथाल परगनास जो है इसका नाम है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 300 सीटों पर वैकेंसी आई है संथाल परगनास से। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं, आप अलग अलग डिवीजन को भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, 300 सीटें तो आई है, लेकिन 300 सीटों में इसमें जनरल की भी सीटें हैं, इसके अलावा ओबीसी की भी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की भी सीटें हैं, एससी की सीटें हैं, एसटी की सीटें हैं, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की भी सीटें हैं। मतलब 300 पोस्ट में सभी कैटेगरी वालों के लिए सीटें हैं। और सपोज दैट आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा ना कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उसमें आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ओबीसी का जो है 50 सीट है, जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो 100 सीट है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 70 सीट है, एससी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 60 सीटें हैं। तो अगर आपको देखना है कि यहां पर मेरी कैटेगरी में कम सीटें हैं, तो यहां से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। आपको वहां से फॉर्म को अप्लाई करना है जहां पर आपके जिस डिवीजन में आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है ज्यादा है। सपोज दैट यहां पर जनरल कैटेगरी वालों का सीट सबसे ज्यादा है, तो यहां से जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस डिवीजन में जनरल कैटेगरी वालों का सीट ज्यादा है। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आपने कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप जो है भीड़ से आगे हो जाओगे। 50% चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। ये तो मैंने आपको पहला जो है तरीका बता दिया है कि कैटेगरी वाइज ज्यादा सीट छांटना है। कैसे छांटोगे, तो आप जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, उसके बाद आपको जो भी डिवीजन सिलेक्ट करना है उस पर व्यू पोस्ट करोगे। व्यू पोस्ट करने के बाद जो है आपको देखना है कि मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। कलम और कॉपी दोनों उठा करके लिखना है कि ओबीसी में इतनी सीटें हैं, जनरल में इतनी सीटें हैं, एससी में इतने सीटें हैं और एसटी में इतनी सीटें हैं। तो आपको, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो ना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, प्रॉपर आप अपनी कैटेगरी का लिखिएगा, बाकी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। तो जिस कैटेगरी में ज्यादा सीटें आपकी होंगी वहां से आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है।
दूसरे ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो डिवीजन चूज करने के बाद सभी पर पोस्ट प्रेफरेंस देना आपको बेहद जरूरी है। ये नहीं कि ऑप्शन में मान लीजिए कि 20 पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप क्या किए कि 3 से 4 पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आप बिल्कुल छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये गलत तरीका है। देखिए इससे सिलेक्शन के चांस आपके घट जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में आ रहा है 20 पोस्ट प्रेफरेंस देने का, तो आपको सभी में पोस्ट प्रेफरेंस देना है। किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहां भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो जनरल कैटेगरी वाला जो बंदा है वो केवल जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जनरल कैटेगरी वाला बंदा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसका फॉर्म जो है यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाला जो बंदा है वो ईडब्ल्यूएस यानी कि खुद की कैटेगरी से तो फॉर्म को अप्लाई करेगा ही, साथ में अनरिजर्व कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यह होता है पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका। मतलब खुद की कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही, प्रेफरेंस देंगे ही, साथ में क्या करेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में भी हम यहां पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टोटल 19,862 सीटें हैं। पूरे भारतीय डाक विभाग जीडीएस की इस भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर यानी कि जनरल की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो इसका आप सभी लोग लाभ उठाइए यार। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी में 8,024 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस में 4330 सीटें हैं। उसके अलावा एससी की अगर मैं बात करूंगा तो एससी में जो है यहां पर 5,941 सीटें हैं। उसी तरह एसटी में 4892 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा सीट यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसका आप सभी लोग बेनिफिट उठाइए। कैसे उठाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं। अब जैसे कोई ओबीसी कैटेगरी वाला जो बंदा है वो ओबीसी से तो अप्लाई करेगा ही, साथ में जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा देगा तो उसके सिलेक्शन के चांस यहां पर बढ़ेंगे, और पोस्ट प्रेफरेंस जो बंदा कम देगा उसके सिलेक्शन के चांस वहां पर घट जाएंगे। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और एससी वाला जो बंदा है वो एससी में अप्लाई करेगा, उसके अलावा अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकता है। एसटी वाला जो बंदा है वो एसटी में अप्लाई करेगा, उसके अलावा अनरिजर्व में भी अप्लाई कर सकता है। पीडब्ल्यूडी वाला जो बंदा है वो खुद की कैटेगरी में अप्लाई करेगा, और साथ में अगर वो चाहेगा तो वो अनरिजर्व कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इनके लिए जो है अलग से सीटें होती हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और इनका कट ऑफ जो है काफी कम जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। पोस्ट प्रेफरेंस जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे उतना आपके लिए यहां पर बेहतर रहेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि देखिए डिवीजन चूज करने के बाद आपको क्या करना है कि काफी सारे कैंडिडेट जानते हैं क्या कर रहे हैं, डाक सेवक और एबीपीएम को पहले चूज कर ले रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको बीपीएम को पहले नंबर पर रखना है यार। पोस्ट प्रेफरेंस में, पद वरीयता में बीपीएम को आपको सबसे पहले रखना है, क्योंकि बीपीएम का जो पोस्ट होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। अगर इस पर आपकी जॉब लगेगी तो आपका काम जो रहेगा वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस देना है। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो डाक सेवक को यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो ये होता है सही तरीके से पद वरीयता देने का तरीका। पहले नंबर पर बीपीएम, दूसरे नंबर पर एबीपीएम और तीसरे नंबर पर डाक सेवक को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि पहले नंबर पे आप डाक सेवक सिलेक्ट करें, दूसरे नंबर पर आप जो है एबीपीएम सिलेक्ट करने लग जाए और बीपीएम को सबसे तीसरे नंबर पर ले जाइएगा। ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। पांचवें ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा तो डिवीजन चूज करते समय आपको कोशिश ये करना है कि जो आप पोस्ट ऑफिस चूज कर रहे हो ना वो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस भी हो, यानी कि रूरल जो है पोस्ट ऑफिस को आपको सिलेक्ट करना है। शहरी पोस्ट ऑफिस को पहले नंबर पर सिलेक्ट नहीं करना है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप भारतीय डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, डिवीजन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वहां पर बगल में पोस्ट ऑफिस बीओ का नाम भी लिखा रहता है, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये पोस्ट ऑफिस जो है वो रूरल क्षेत्र का है या फिर शहरी क्षेत्र का है, मतलब ग्रामीण एरिया का है या फिर शहरी क्षेत्र का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रामीण पोस्ट ऑफिस को पहले रखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अर्बन पोस्ट ऑफिस यानी कि शहरी पोस्ट ऑफिस बीओ को दूसरे नंबर पर आपको रखना है। तो ये तो 4 तरीके हो गए हैं। उसके अलावा दोस्तों
पांचवें तरीके की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपका कट ऑफ जो है वो किस प्रकार से बनता है। और इस चीज को आप लोग अगर समझ गए ना तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए आप लोग सोच समझ करके फॉर्म को अप्लाई करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स कोई पोस्ट ऑफिस है और एक्स पोस्ट ऑफिस में 2 सीट पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, ठीक है ना। तो 2 पोस्ट पर तो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें ओबीसी का 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। लेकिन इसमें जो है 4 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। 4 अलग अलग कैटेगरी के जो बंदे हैं उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। एसटी वाला जो बंदा है उसके 85% मार्क्स है, यूआर वाला जो बंदा है इनके 95% मार्क्स है, ओबीसी वाला बंदा 88% मार्क्स है और ईडब्ल्यूएस वाले बंदे का यहाँ पर 70% मार्क्स है। तो अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर कौन से बच्चे का परसेंटेज वाले का सिलेक्शन यहाँ पर होगा, मतलब कितने परसेंटेज वाले बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आप यही कहोगे कि सर यहाँ पर तो 95% वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है इन्हीं के हैं। और आप सभी लोग यही जानते हो अभी तक कि जिसके ज्यादा परसेंटेज होते हैं उसी का सिलेक्शन सबसे पहले होता है, मेरिट सूची में नाम उसका सबसे पहले आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर सिलेक्शन होगा 88% वालों का जो ओबीसी के अंतर्गत में आता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर सिलेक्शन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का, जिसका कि 70% मार्क्स है। यानी कि यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 70% जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, अभी तक तो मैं यही सुन रहा था कि जो है जिसके सबसे ज्यादा परसेंट मार्क्स हो गए उसका जो है सिलेक्शन होगा। देखिए आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 2 सीटों पर वैकेंसी आई है, लेकिन कैटेगरी आप यहाँ पर देखोगे ना तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, ना कि अनरिजर्व और एसटी कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसलिए उनका अगर ज्यादा परसेंट मार्क्स होगा तो भी इनका सिलेक्शन नहीं होगा, और इनके अगर कम परसेंट मार्क्स होंगे तो भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी जो है निकाला गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात को यार। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हो और इन सब चीजों को जानना बेहद जरूरी है, तभी जाकर के आप लोग सोच समझ करके फॉर्म को अप्लाई करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। सपोज दैट एक एग्जांपल के माध्यम से आपको और बताना चाहता हूं। जैसे कोई डिवीजन है, ठीक है ना, जैसे कोई डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 200 सीटें हैं। अब 200 सीटों में क्या है कि सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर सीटें होंगे, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी वालों की यहाँ पर सीटें होंगी। तो यहाँ पर ये देखना होगा ना कि किस कैटेगरी में किसके कितने सीट हैं। सपोज दैट 200 सीटों में से मान लीजिए कि 150 सीट ओबीसी कैंडिडेट का है, ठीक है ना, बाकी 50 सीटें हैं उसमें एससी कैंडिडेट का सीट है, एसटी का है, अनरिजर्व का है, पीडब्ल्यूडी का है। तो यहां पर बताइए सिलेक्शन के चांस किसके सबसे ज्यादा रहेंगे। यहां पर ओबीसी कैंडिडेट का जो बंदा होगा उसके सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इनकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीटें हैं 150। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको अलग अलग सर्कल, अलग अलग डिवीजन का जानते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना पड़ेगा कि प्रॉपर आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। आपको दूसरे कैटेगरी से मतलब नहीं है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो आपको यह देखना है कि ओबीसी कैटेगरी का जो सीट है वो किस डिवीजन में सबसे ज्यादा है, जहां से मैं अप्लाई करूंगा और मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। ये 5 ऐसे तरीके मैंने आपको बताया है ना जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आपके अगर कम परसेंट मार्क्स हो तो आपको ये तरीका जरूर से जरूर अपनाना है, भीड़ से अलग हटना है और थोड़ा सा जो है स्मार्ट तरीका अपना करके फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए एक बात और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं जाते जाते। काफी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और दूसरे सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करूंगा तो क्या मैं अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल हो जाऊंगा क्या। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती है ना ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ओबीसी
ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप दूसरे सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करोगे तो भी आपको ओबीसी कैटेगरी से ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि अनरिजर्व कैटेगरी से आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जाएगा। आप चाहे किसी भी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।